हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर पोषण एवं विटामिन्स के बारे में जानेंगे। आप लोग अगर एलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी के तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आपको एक दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दिया गया है पोषण क्या होता है। तो पोषण जो होता है, सबसे पहले हम लोग पोषण के जानेंगे। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। तो पोषण में जो होता है, याद रखना है, जो होता है जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें भोजन ग्रहण, पाचन एवं पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने होता है। उसके बाद पोषण द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के जरूरी ऊर्जा की पूर्ति, शरीर के अंदर टूट फूट मरम्मत का कार्य करता है। तो याद रखना है, पोषण के ही द्वारा जो होता है टूट फूट और मरम्मत का कार्य होता रहता है। अब पोषण जो होता है यह दो प्रकार के होता है। याद रखना है, पोषण जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा जो होता है परपोषण होता है। तो स्वपोषण के ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है और परपोषण को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं स्वपोषण अब क्या होता है इसे समझते हैं। स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषण कहलाता है। याद रखना है, जो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरा पौधा जो होता है यह स्वपोषण होता है। कुछ जो है नील हरित शैवाल भी जो होता है स्वपोषण के अंतर्गत आता है। सभी नहीं, लेकिन कुछ होता है, याद रखना है। और क्योंकि इसमें सरल यौगिक और जटिल यौगिक में परिवर्तन होता है, ध्यान रखना है। इसमें जो होता है सरल यौगिक या जटिल यौगिक जो है परिवर्तित होते रहते हैं। अब उसके बाद दिया गया है परपोषण। तो परपोषण क्या होता है इसे समझते हैं हम लोग। परपोषण जो होता है वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। तो वैसा पोषण जिसमें जो है जीव जो है भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है, तो वह जो है परपोषण कहलाता है। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जीव ऐसा प्रकार के जीव जो होता है उसमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होता है। तो सभी जीव जंतु जो होता है परपोषण होता है। तो आप लोग अगर जो सोचते होंगे कि मैं अपने खाना बनाकर अपना भोजन या पोषण करता हूँ, तो बात गलती है। याद रखिएगा, जो हम लोग जो है पेड़ पौधा या जीव जंतु पर जो है आश्रित होते हैं, तो हम लोग जो है परपोषण के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है परपोषण निम्नलिखित प्रकार के। ध्यान रखिएगा, जो परपोषण जो होता है जीव के आधार पर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होता है। ध्यान रखिएगा, एगो प्राणी सदृश से, दूसरा में होता है मृत जीवी परपोषण और तीसरा में जो होता है परजीवी परपोषण। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं इन सभी के बारे में। तो ध्यान रखना है, जो प्राणी सदृश से, तो प्राणी से इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तन किया जाता है। तो प्राणी सदृश्य में जो होता है, इसमें जो होता है पोषण में जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित
करता है। मनुष्य होता है इसके अंतर्गत, हाथी होता है, घोड़ा होता है, पक्षी वर्ग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है मृतजीवी परपोषण। तो मृतजीवी परपोषण जो होता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर या सड़ाकर प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, जो मरे हुए शरीर से जो है प्राप्त करता है तो वो जो होता है मृतजीवी परपोषण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो होता है बैक्टीरिया और फंगस आता है। बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक जो होता है मृतजीवी परपोषण के उदाहरण हैं। उसके बाद परजीवी परपोषण। तो परजीवी परपोषण वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है, उससे भोजन और आवास प्राप्त करता है या तो रहता है। देखते हैं कि जू जो होता है ढील, जो हम लोग देहाती भाषा में ढील कहते हैं, वो जो होता है माथा में रहता है तो वो आवास प्राप्त कर ले और उससे जो है भोजन भी प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, लीच, जोक, जू, लाइस जिसको हम कहते हैं, फीता कृमि, अमरबेल, ये सब जो आता है परजीवी परपोषण के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, तो जोक, जू, फीता कृमि और अमरबेल ये सब जो आता है परजीवी परपोषण के अंतर्गत। उसके बाद स्तनधारी में पोषण। देखिए, स्तनधारी में भी पोषण जो होता है 3 प्रकार के होता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा जो होता है सर्वाहारी होता है। तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में भी जानते हैं। तो शाकाहारी जो होता है वैसा जीव जो अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं तो शाकाहारी कहलाता है। याद रखना है, वैसा जीव जो अपना भोजन जो है पौधे से प्राप्त करता है तो वैसे जीव को हम शाकाहारी जीव कहेंगे। तो याद रखिए, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, ये सब जो होता है शाकाहारी जीव होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है दूसरा में मांसाहारी, वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो मांसाहारी कहलाता है। याद रखिएगा, जो वैसा जीव जो अन्य भोजन के रूप में जो है अन्य जीव को ग्रहण करता है। जैसे बाघ जो होता है हिरण को खा जाता है, चीता, शेर, सांप जो होता है मेंढक को खा जाता है, मेढक भी जो है राम जी के घोड़ा को खा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब जो है मांसाहारी जीव है। उसके बाद सर्वाहारी, वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधे के साथ साथ जंतु के भी मांस का भक्षण करता है तो उसी को हम लोग जो है सर्वाहारी कहते हैं, जिसको ओमनिवर कहते हैं। जैसे मनुष्य देखते हैं कि जब पेड़ पौधे को भी और साथ साथ जो है जीव जंतु को भी खाता है। याद रखिएगा, जंगली सुअर भी जो है, जंगली सुअर जो होता है आलू लोग को भी खाता है और जो है मांस उसको भी खा जाता है। याद रखिएगा, भालू, ये सब जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे दिया गया है, देखिए उसके बाद आगे दिया गया है भोजन के अवयव। देखिए, भोजन के अवयव माने मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो होता है भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होता है। देखिए, इसमें कुल जो मिलाकर जो होता है 40, इन सभी तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा खनिज, लवण, जल, विटामिन्स, इन सभी जो है इसमें शामिल होता है। याद रखिए, तत्वों के आकार के आधार पर जो है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, भोजन के अवयव को जो है तत्वों के आकार के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है
अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं। एक होता है बृहद अणु और दूसरा जो होता है सूक्ष्म अणु। तो बृहद अणु के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। भोजन में मौजूद वैसा अणु जिनका आकार बड़ा होता है तो वह बृहद अणु कहलाता है, जिसको हम लोग माइक्रो मोलकुल कहते हैं, याद रखिएगा। तो माइक्रो मोलकुल में जो होता है बृहद अणु को पाचन के लिए सूक्ष्म अणु में परिवर्तन किया जाता है। जैसे बृहद अणु के अंतर्गत याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। तो याद रखिएगा ये बृहद अणु के अंतर्गत जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो है याद रखिए ग्लूकोज, और प्रोटीन के अंतर्गत जो है एमिनो एसिड, और वसा के अंतर्गत जो होता है फैटी एसिड होता है, याद रखिएगा ये तीनों चीज़ के। उसके बाद सूक्ष्म जो होता है अणु, सूक्ष्म अणु में जो होता है ध्यान रखना है भोजन में मौजूद वैसा घटक जिनका आकार छोटा होता है तो सूक्ष्म अणु कहलाता है। जैसे इसको हम लोग माइक्रोमोलेक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो होता है मतलब बड़े अणु को जो है पचाने की आवश्यकता नहीं होता है। अब हम लोग इसके अंतर्गत जो है जानते हैं क्या क्या चीज़ होता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है विटामिन होता है, खनिज लवण होता है और जल होता है, याद रखिएगा। जो सूक्ष्म अणु के अंतर्गत जो होता है ये विटामिन्स होता है, खनिज लवण होता है और जल होता है। अब बड़े अणु के अंतर्गत जो है हम लोग क्या क्या देखे, तो वसा देखे हैं, प्रोटीन्स देखे हैं और कार्बोहाइड्रेट देखे हैं। तो बड़े अणु, अब देखिए बड़े अणु के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट देखे हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा। ये भोजन के सबसे बड़ा भाग जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसका अनुपात जो होता है 1:1 के अनुपात में होता है। तो याद रखना है कि कार्बन जो होता है 1 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र जो होता है CH2O के होल N होता है, याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का अनुसूत्र जो होता है CH2O के होल N होता है। कार्बन माने यहाँ जो है नंबर ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट के दर्शा रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कितना भी जो है हो सकता है नंबर N के जगह पर, याद रखना है। तो संरचना के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है 2 भागों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना है एक जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में भी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन भी दबाएं। देखिए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाया जाता है तो उसे हम सिंपल मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के जो होता है सिर्फ जो है एक ही अणु पाया जाता है तो इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, याद रखना है। और ध्यान रखना इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा कि इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होता है। यह जो है अपने आप जो होता है
पच जाता है। उसके बाद दिया गया है यह जल में घुलनशील होता है। ध्यान रखना है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है तभी तो पच रहा है अपने आप। ध्यान रखना है इसमें इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा जब इसे हम जो है ग्रहण करते हैं तो शरीर को जो है शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को पचाने के कोई ज़रूरी होता है नहीं होता है, ये अपने आप पच जाता है। फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी जो है ध्यान रखना है एक कार्बोहाइड्रेट का जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में समझते हैं जो क्या होता है इससे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड से अधिक अणु मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा मोनोसेक्राइड से जो होता है अधिक अणु मौजूद होता है, तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। यह 2 प्रकार के होता है। ध्यान रखना है यह कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। एक होता है डाइसेक्राइड और दूसरा जो होता है पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह 2 प्रकार के होता है, एक डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड जो होता है वो केवल ओनली होता है, तो उसमें जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आता है। उसके अंतर्गत जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आता है मोनोसेक्राइड के अंतर्गत। कॉम्प्लेक्स जो है हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो है डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को देखेंगे। तो आगे दिया गया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डाइसेक्राइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के 2 अणु पाए जाते हैं, तो उसे हम डाइसेक्राइड, पर डाई मतलब 2 होता है, तो ध्यान रखिएगा कि डाइसेक्राइड में जो होता है मोनोसेक्राइड के 2 अणु पाया जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, तो यह भी जो होता है जल में जो होता है घुलनशील होता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणु द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा डाइसेक्राइड का जो निर्माण जो होता है ग्लूकोज के 2 अणु के द्वारा निर्माण होता है। उसके बाद आगे दिया गया है माल्टोज अंकुरित बीज। माल्टोज जो होता है अंकुरित बीज सुक्रोज में पाया जाता है, माने गन्ने में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा माल्टोज जो होता है गन्ना में पाया जाता है। तो डाइसेक्राइड के अंतर्गत जो है हम लोग जो है माल्टोज के देख लिए। उसके बाद जो है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिलन से होता है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो होता है सुक्रोज का निर्माण जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अणु द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा डाइसेक्राइड के अंतर्गत जो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और त्रिहाइलोज। ध्यान रखिएगा जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज और त्रिहाइलोज होता है। तो उसके बाद दिया गया है लैक्टोज। इसका निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा लैक्टोज का निर्माण जो होता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के द्वारा होता है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है मात्रा जो है ध्यान रखना है मानव माता के दूध में होता है। तो ध्यान रखिएगा जो होता है लैक्टोज की मात्रा जो होता है सर्वाधिक यह दूध में पाया जाता है। उसका दिया गया है त्रिहाइलोज। त्रिहाइलोज क्या होता है इसे समझिए। यह कीटों के रक्त में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा त्रिहाइलोज जो होता है ये कीटों के रक्त में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। उसके बाद इसका निर्माण जो होता है ग्लूकोज के 2 अणु के मिलने से होता है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो होता है ग्लूकोज के 2 अणु को मिलने से होता है। किसका निर्माण, त्रिहाइलोज का। उसके बाद आगे दिया गया है पॉलीसेक्राइड।
पॉलीसेकेराइड ध्यान रखिएगा वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु मतलब 2 से अधिक अणु जो है मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यह जल में अघुलनशील होता है, तो ध्यान रखिए पॉलीसेकेराइड जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है। ध्यान रखिएगा हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो है एगो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड देखे हैं। तो ये तीनों में जो है पॉलीसेकेराइड जो होता है जल में अघुलनशील होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो स्टार्च होता है। तो ध्यान रखिएगा स्टार्च जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है। ग्लाइकोजन भी जो होता है जल में अघुलनशील होता है, तो ध्यान रखिएगा। और सेलुलोज ये सब जो है या काइटिन ये सब जो है जल में अघुलनशील होता है, आप पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो इन सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य हम लोग समझते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने में जो है कार्बोहाइड्रेट का योगदान होता है। उसके बाद आगे दिया गया है ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। ध्यान रखिएगा ये ग्लूकोज के रूप में जो है ऊर्जा उत्पादन में जो है ईंधन के रूप में जो है यह काम करता है। उसके बाद आगे दिया गया है पॉलीसेकेराइड के रूप में कोशिका और संयोजी उत्तकों की रचना में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा पॉलीसेकेराइड के रूप में जो होता है कोशिका एवं संयोजी उत्तक में जो होता है रचना में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो संयोजी उत्तक के निर्माण में जो होता है कौन भाग लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन सा भाग, तो याद रखना है पॉलीसेकेराइड। उसके बाद आगे दिया गया है स्टार्च के रूप में जो होता है संचित ईंधन का काम करता है। ध्यान रखिएगा ये ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में जो होता है संचित रहता है, तो ये जो है मतलब ईंधन का काम करता है। वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। याद रखिएगा सब जो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। उसके बाद आगे दिया गया है डीएनए और आरएनए के घटक होता है। ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है डीएनए और आरएनए का घटक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है सेलुलोज के रूप में पादप की कोशिका भित्ति बनाते हैं। देखिए सेलुलोज के रूप में जो होता है पादप की कोशिका भित्ति को निर्माण करने में यह काम आता है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय भोजन में शर्कराओं एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होता है 65% होता है। तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय भोजन में जो होता है शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है 65% होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम लोग जो है इसमें जो है इसका जो है विटामिन्स और पोषण तत्व जो है हम लोग इस वीडियो में जो है उसका ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ जो है इसका थ्योरी अभी तो हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव को जो है कवर करेंगे। लगभग जो है आपको जो है इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 40+ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ जो है शुरू से अंत तक जो है वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग को जो है कंठस्थ और दंतस्थ जो है याद हो सके। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए मधुमेह के रोगी जिसको डायबिटीज अगर जो हो रहता है तो वो जो है भोजन में मिठास के रूप में जो है इस सैक्रिन नामक जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। सैक्रिन एक कृत्रिम और शर्करा से ही कई अधिक मीठा पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा सैक्रिन जो होता है इसमें जो ये बहुत मीठा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें शर्करा की मात्रा जो होता है
नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चीनी से भी जो है लगभग जो है ये जो है 600 गुना लगभग जो है ये मीठा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होता है शर्करा से जो है शर्करा जो होता है नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा जो है 4.2 किलो कैलोरी देता है। तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद आगे दिया गया है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए। अब हम लोग जो है प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम जो है 1838 ईस्वी में बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन शब्द जो है कौन दिए हैं, तो बर्जिलियस साहब दिए हैं। कब दिए हैं, तो 1838 ईस्वी में दिए हैं। उसके बाद आगे दिया गया है भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% और मृत एवं सूखी कोशिका का जो होता है 50% जो होता है प्रोटीन्स होता है। तो याद रखिएगा भार में जो है सजीव कोशिका का जो होता है 14% और मृत व सूखी कोशिका का लगभग जो होता है 50% जो होता है प्रोटीन्स होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रत्येक जीन में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन रूपरेखा होते हैं। तो देखिए सभी जीन में जो होता है माने अलग अलग जीन में जो होता है अलग अलग विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कोशिका में इतनी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स अणु भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा जब अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है तो कोशिका में भी जो होता है अलग प्रकार के प्रोटीन्स पाया जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल एमिनो अम्ल के अणु में टूटते हैं। ध्यान रखिएगा जब पूर्ण विखंडन होता है तो शुद्ध प्रोटीन जो होता है अणु सरल एमिनो अम्ल के रूप में टूटता है, याद रखिएगा ये बात के। उसके बाद आगे दिए गए अतः प्रोटीन्स एमिनो अम्ल के यौगिक होता है। अब ध्यान रखिएगा ये 20 गो एमिनो अम्ल जो होता है हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक है। तो जिसमें जो है अलग से जो है अलग पोषक तत्व से जो है हमें 10 गो प्राप्त हो जाता है और हमारे शरीर से जो है 10 गो प्रोटीन्स प्राप्त होता है। तो टोटल जो है 20 गो प्रोटीन को हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे दिया गया है अनेक जटिल प्रोटीन्स मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक माने एंजाइम काम करते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म मतलब जैविक क्रिया में जो होता है उत्प्रेरक के रूप में जो होता है, याद रखिएगा एंजाइम्स काम करता है। उत्प्रेरक मतलब कि जे ध्यान रखिएगा जे खाना उना पचाने या रासायनिक पदार्थ को जो है इसको जो है नियंत्रण करने में या मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया काम करने में जो होता है एंजाइम्स रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है देखिए इसके बाद आगे दिया है कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में कोशिकाओं की क्रिया का नियमन करती है। ध्यान रखिएगा कुछ प्रोटीन जो होता है कोशिकाओं की क्रिया में जो होता है ये जो होता है नियामक प्रोटीन्स के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए इसको जो है नियामक प्रोटीन्स कहा जाता है। अनाज अंडे दूध आदि पोषक तत्व जो होता है प्रोटीन का एमिनो अम्ल से प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा अनाज दूध अंडा इन सभी में जो होता है सर्वाधिक मात्रा में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रोटीन्स स्वभावतः क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति जो होता है कैसी होती है, तो क्षारीय होता है। हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में जो होता है अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखने में जो होता है कौन काम करता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन्स काम करता है। उसके बाद आगे दिया गया है
प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक है। तो प्रोटीन एक क्या है? तो नाइट्रोजन का एक यौगिक है। तो याद रखना है, ये प्रोटीन्स जो होता है नाइट्रोजन का एक यौगिक है। तो प्रोटीन में पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना है नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया, भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, भोजन के दौरान जो होता है प्रोटीन्स जब हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन जो होता है पचने के दौरान जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। आगे दिया गया है, शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड से होता है। हम तुरंत इससे पहले जो है चर्चा किए हैं, जो हमारे शरीर में जो होता है प्रोटीन को जो है मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए जो है कितने एमिनो अम्ल का प्रयोग होता है, माने होना चाहिए, तो 20 एमिनो अम्ल होना चाहिए। जिसमें से हम कहें जो खनिज तत्व से जो होता है 10 गो प्राप्त कर लेता है हमारा शरीर, और जो है 10 गो जो है हमारे शरीर के हार्मोन्स और एंजाइम से प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य हम लोग समझते हैं, यह शरीर का निर्माण करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के निर्माण में जो है ये जो होता है कौन सहायक होता है, तो प्रोटीन्स होता है। या याद रखिएगा, टूटी फूटी के मरम्मत करने में जो होता है याद रखिएगा प्रोटीन से सहायक होता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो याद रखना है, ये किसको जो है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, तो प्रोटीन्स को कहा जाता है। याद रखिएगा, तो प्रोटीन को जो है बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति करना प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर्स और तथा मरासमस रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्वार्सियोकर्स और मरासमस रोग जो होता है प्रोटीन के कमी से ही होता है। तो याद रखना है, क्वार्सियोकर और मरासमस, ये जो है रेलवे में जो है 5 से 6 बार जो है क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो याद रखना है, जो प्रोटीन के कमी से जो होता है मरासमस और क्वार्सियोकर जो है नामक रोग हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को ध्यान रखना है 4.5 किलो कैलोरी जो होता है प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा जो होता है 4.5 किलो कैलोरी जो होता है प्राप्त होता है। उसके बाद आगे दिया गया है वसा। तो हम लोग वसा के बारे में जानते हैं। तो वसा जो होता है यह लिपिड शब्द का प्रयोग, मतलब वसा या लिपिड उसी को हम कहते हैं। तो लिपिड शब्द का प्रयोग जो होता है मैंने किया था, ध्यान रखना है, कौन, तो बलोर नामक व्यक्ति किए थे। तो वसा या लिपिड शब्द का प्रयोग जो है कौन किए थे, तो बलोर नामक व्यक्ति किए थे। कब किए थे, तो ध्यान रखना है 1943 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1943 ईस्वी में किए थे। उसके बाद आगे दिया गया है, भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूट जाता है। जब भोजन में मौजूद जो होता है वसा वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में जो होता है टूट जाता है, जो कोशिकाओं के पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के जरूरी फैक्ट को जो है ये निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, शरीर में जो होता है पुनः व्यवस्थित होकर जो है शरीर के फैट का निर्माण करता है। उसके बाद दिया गया है फैक्ट्स शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, वसा जो होता है शरीर के जो है महत्वपूर्ण अंगों को जो है ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद दिया गया है, इसके द्वारा कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली
और कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, ये सब जो होता है का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो वसा के द्वारा ही होता है। उसका दिया गया है फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हमें जो है ऊष्मा ऊर्जा जो है कौन सा पोषक तत्व जो है प्रदान करता है, तो फैट्स माने वसा प्रदान करता है। आगे इसके द्वारा एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा जब वसा के द्वारा जो होता है एडिपोज नामक टिश्यू का निर्माण होता है। उसके बाद दिया गया है कुछ वसा कुछ विटामिन्स के लिए सॉल्वेंट माने विलायक का कार्य करता है। कुछ विटामिन्स के लिए ना ध्यान रखना है, वसा जो होता है सॉल्वेंट मतलब विलायक के रूप में कार्य करता है। जैसे में समझिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के लिए जो होता है विलायक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा वसा में इन सभी जो है विटामिन जो होता है घुल जाता है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है, तो ध्यान रखना है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सब जो है मतलब वसा में घुल जाता है। उसके बाद दिया गया है वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। तो वसा के लिए जो होता है ऊर्जा का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी होता है। तो याद रखना है कि 1 ग्राम वसा में जो होता है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। किसी वसा के संयोजन में समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों के अणु भाग लेते हैं, इसलिए वसाए भी अनेक प्रकार के होता है। ध्यान रखना है कि वसीय अम्लों का अणु को में जो है वसा जो है भाग लेता है। तब ध्यान रखना है कि इसका स्रोत कौन कौन चीज़ है, तो दूध, घी, मक्खन, बीज का तेल, बीज ये सब जो होता है ये वसा का उदाहरण होता है। उसके बाद आगे दिया गया है कुछ वसीय अम्लों में दोहरे बंध होते हैं जिनके कारण इनमें हाइड्रोजन अणु की जितनी संख्या होती है उतना ही नहीं होती है, इसलिए इसे वसीय अम्ल और इसे युक्त वसीय संतृप्त या अन्य असंतृप्त कहलाता है। तो दोहरे बंध के जिसमें निर्माण होता है तो उसमें उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना संतृप्त या असंतृप्त वसा कहलाता है। अधिकांश पादप वसाए जैसे मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी ये सब जो है किस वसा का उदाहरण है, तो ध्यान रख रहा है असंतृप्त वसा का उदाहरण है। यह जो होता है हमेशा तरल अवस्था में ही रहता है। तो वसा जो होता है हमेशा जो होता है तरल अवस्था में ही होता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है इसमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर इसमें वेजिटेबल माने वेजिटेबल घी बनाया जाता है। तो अलग से हाइड्रोजन जो है मिलाकर जो है वेजिटेबल घी बनाया जाता है। हम लोग जो देहाती भाषा में जो है डलडा जो लाते हैं या डलडा जो है जब बनाने के लिए होता है कोई भी चीज़, तो डलडा जो खाते हैं तो वो जो होता है वेजिटेबल घी होता है, उसमें हाइड्रोजन मिलाकर जो है बनाया जाता है। ये खतरनाक होता है डलडा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है अधिकांश जंतु वसाए जैसे घी, चर्बी, मक्खन आदि संतृप्त ध्यान रखना है संतृप्त जो है ये वसा का उदाहरण है। तो घी, चर्बी, मक्खन जो होता है संतृप्त वसा का उदाहरण, क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल नहीं होता है, इसलिए ये जारों में ठोस या अर्ध ठोस होते हैं। ध्यान रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है भोजन में इनकी लगातार अधिकता से, ध्यान रखिएगा भोजन में इनकी
लगातार अधिकता से जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग जो हो जाता है इसमें वसा के अधिकता से होता है। वसा के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है। जब वसा टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है O2 कम होने के कारण ऑक्सीजन अधिक होता है। एक कार्बोहाइड्रेट के तुलना में दुगुनी कुछ अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। देखिए O2 कम होने के कारण जो है इसमें ऑक्सीकरण जो होता है अधिक होता है, इसलिए जो है वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट के तुलना में जो होता है अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है अधिकांश पादप वसा में संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों की बहुलता होती है। ध्यान रखिएगा, अधिकांश पादप में जो होता है असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुलता होती है। उसके बाद आगे दिया गया है मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में प्रमुख वसा डिब्बों त्वचा ठीक नीचे, मतलब ध्यान रखिएगा, इसके मोटा मोटी तौर पर हम बोल देते हैं क्या होता है, वसा जो होता है हमारे त्वचा के अस्तर वाला और अस्तर वसा में जो है ये जो है पाया जाता है, जिसे हम पैनिकुलस एडिपोसस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पैनिकुलस और एडिपोसस कहते हैं। उसके बाद लाइकोप्रोटीन्स से जुड़े मतलब सामान्य वसाएं होती है, जो रुधिर में वसा का संचरण इसी रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइकोप्रोटीन्स जो होता है प्रोटीन्स अणु से जुड़ी सामान्य वसा होती है और जो वसा के संचरण इसी रूप में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है कुपोषण। कुपोषण यह 2 प्रकार के होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुपोषण क्या प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार, एगो अति पोषण और एगो न्यून पोषण। तो अति पोषण में हम लोग जान जाते हैं, अति पोषण में होता है मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, ये सब जो हो जाता है ये अति पोषण में हो जाता है। और न्यून पोषण में क्या होता है, बच्चों में प्रोटीन के क्वार्सियोकर या मरासमस रोग हो जाता है। तो हम लोग जो है यह वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग जो है वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।